अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो विटामिन सी के बारे में है। जो विटामिन सी होता है ये नॉन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। दूसरा नेम इसका होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसका मेन फंक्शन है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। जो विटामिन सी है ये कोएंजाइम होता है फॉर हाइड्रोक्सीलेस। एंजाइम है हाइड्रोक्सीलेस, उसका ये कोएंजाइम होता है। असल में जो हमारे पास हाइड्रोक्सीलेस एंजाइम्स होते हैं इनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, और आयरन जो होता है वो Fe2 पॉजिटिव फॉर्म मतलब फेरस फॉर्म में एक्टिव होता है। और जो विटामिन सी है उसका रोल ये होता है कि ये आयरन को इस फॉर्म में रखता है। अगर ये कन्वर्ट हो जाए Fe3 पॉजिटिव फॉर्म में तो विटामिन सी जो होता है इसको वापस Fe2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इसका फंक्शन होता है एज अ रिड्यूसिंग, मतलब ये आयरन को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है इनटू Fe2 फॉर्म में। और इस फॉर्म में ही हाइड्रोक्सीलेस काम करते हैं। अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो हाइड्रोक्सीलेस जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल बन जाते हैं। इसलिए इनके अंदर जो होता है वो विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जो Fe3 फॉर्म में अगर आयरन कन्वर्ट हो भी जाए तो उसको वापस Fe2 फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जो हाइड्रोक्सीलेस एंजाइम है ये कोलेजन सिंथेसिस में टेक पार्ट करते हैं, वो कोलेजन बनाने के काम आते हैं। जो कोलेजन होती है ये फाइब्रस प्रोटीन है। जो कोलेजन होता है ये 3 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बनता है। 3 पॉलीपेप्टाइड चेन इसके अंदर मौजूद होती हैं। अगर एक चेन की हम बात करें, फॉर एग्जांपल दिस इज़ 1 पॉलीपेप्टाइड चेन, तो ये रिपीटेशन ऑफ ट्राईपेप्टाइड से बनता है। यहाँ पे अमीनो एसिड होगा ग्लाइसिन, प्रोलीन एंड नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे ट्राईपेप्टाइड का जो अमीनो एसिड होता है वो या तो होगा हाइड्रोक्सी प्रोलीन या फिर हो सकता है हाइड्रोक्सी लाइसिन। मतलब पहला जो अमीनो एसिड है उसका नाम ग्लाइसिन है, दूसरे पे प्रोलीन आ गया, तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी प्रोलीन होगा, यहाँ हाइड्रोक्सी लाइसिन होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, ये 3 अमीनो एसिड आ गए, ट्राईपेप्टाइड बन गया। इसी तरह फिर एक और ट्राईपेप्टाइड आएगा, बिल्कुल इसी तरह ट्राईपेप्टाइड करते करते पूरी एक पॉलीपेप्टाइड बन जाती है। ये एक पॉलीपेप्टाइड होगी, इस तरह ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड होगी और ये तीसरी पॉलीपेप्टाइड होगी। तो ये 3 पॉलीपेप्टाइड मिलके एक कोलेजन का मॉलिक्यूल बनता है। अब जो ये हाइड्रोक्सी प्रोलीन है इसका मतलब क्या है कि प्रोलीन जो अमीनो एसिड है उसके अंदर आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, उसे हाइड्रोक्सीलेट कर दिया है। तो इसको हाइड्रोक्सीलेट करने में जो एंजाइम यूज़ होता है वो हाइड्रोक्सीलेस होता है। ठीक है, जो इसको मतलब प्रोलीन को बनाता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन, या लाइसिन को बनाएगा हाइड्रोक्सी लाइसिन, और इसमें यूज़ होता है कोएंजाइम के तौर पर विटामिन सी। अब इसका फंक्शन क्या है, देखिए जो हाइड्रोक्सी है ना, मतलब हाइड्रोजन जो ऐड करता है प्रोलीन के अंदर, और आपको पता है हाइड्रोजन जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में टेक पार्ट करता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो बनाता है। अब ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, इन्होंने हेलिक्स बनाना होता है आपस में यूँ, और ये हेलिक्स उस वक्त बनेगा जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो ये ट्राईपेप्टाइड बन पाएगा। जो ये हमारे पास हेलिक्स है ये बन पाएगा। अगर हाइड्रोक्सी प्रोलीन हाइड्रोक्सी लाइसिन नहीं बनता किसी तरह, इसकी कमी की वजह से, यहाँ हमारे पास कोएंजाइम नहीं है, मतलब विटामिन सी नहीं है। विटामिन सी नहीं होगा तो ये एंजाइम काम नहीं करेगा, ये एंजाइम काम अगर नहीं करेगा तो हाइड्रोक्सी लाइसिन नहीं बनेगा, हाइड्रोक्सी प्रोलीन नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी सही तरह, तो हमारे पास स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, हेलिक्स नहीं बन पाएगा। ये नहीं बनेगा तो कोलेजन सही नहीं बनेगा, और कोलेजन आपको पता है कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बनाता है। यहाँ तक बात समझ आ गई है कि कनेक्टिव टिश्यू अगर कोलेजन सही नहीं बनेगा तो जो कनेक्टिव टिश्यू है ये सही नहीं बनेगा। तो ये सारा हमारे पास एक ओवरव्यू आ गया है इसके बारे में कि विटामिन सी का फंक्शन क्या होता है। हमने देखा है ये कोएंजाइम है हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम का, और हाइड्रोक्सीलेज एंजाइम कोलेजन बनाते हैं। अगर
विटामिन सी की कमी होगी तो हाइड्रोक्सिलेज नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, कोलेजन नहीं बनेगा, कोलेजन नहीं बनेगा तो कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्टिव होगा जी। अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक डिजीज़ होती है जिसका नाम है स्कर्वी। अब आपने याद क्या रखना है स्कर्वी में क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि जब भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी कोलेजन नहीं बनेगा। जब कोलेजन नहीं बनेगा तो कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो डिफेक्टिव होगा, और कनेक्टिव टिश्यू तो हर जगह प्रेजेंट है। देखिए गम्स है, इसके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। अगर कनेक्टिव टिश्यू सही नहीं बन रहा कोलेजन की वजह से, तो जो गम्स होंगे वो स्पॉन्जी होंगे, सोर होंगे। और तीत के अंदर भी आपको पता है कोलेजन मौजूद होता है, इसलिए तीत भी क्या होंगे, लूज़ होंगे। जो ब्लड वेसल्स होती हैं इनके अंदर भी कोलेजन मौजूद होता है, ठीक है। कोलेजन इसके अंदर मौजूद होता है ब्लड वेसल्स के, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है। अब जैसे ब्लड वेसल रप्चर होती हैं तो जो ब्लड होता है उसका कनेक्शन होता है विद कोलेजन। कोलेजन के साथ जैसे ही ब्लड आता है तो वो क्लॉट कर जाता है। तो मतलब जो वुंड हीलिंग होता है, जो क्लॉट बनना होता है, उसमें भी किसका रोल होता है, कोलेजन का होता है। तो पहली बात है वुंड हीलिंग नहीं होगी अगर कोलेजन डिफेक्टिव होगा। और अगर यहाँ पे कोलेजन मौजूद नहीं है तो जो ब्लड वेसल्स होंगी वो फ्रेजाइल हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स वीक हैं तो हेमरेज होना शुरू हो जाएगा, ब्रस्ट करेंगे और ब्लड लॉस होना शुरू हो जाएगा, तो हेमरेज होना स्टार्ट हो जाएगा। जो जॉइंट्स होंगे वो स्वेलन होंगे। बोन के अंदर भी कोलेजन मौजूद है तो बोन भी सही तरह नहीं बन पाएंगी और फैटिक वगैरह हो जाएगी। तो ये सारा कुछ स्कर्वी में हो जाता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। कोलेजन सही नहीं बनेगा एंड कनेक्टिव टिश्यू नहीं बनेगा तो ये सारी सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद अगर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो माइक्रोसिटिक अनीमिया हो जाता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो डाइट में अगर नॉन हीम हम आयरन लेते हैं तो वो Fe3 फॉर्म में होता है। ये वाली फॉर्म एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। अगर इसको एब्जॉर्ब कराना है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू Fe2 पॉजिटिव फॉर्म। तो ये जो कन्वर्जन है ये करता है विटामिन सी। तो अगर विटामिन सी नहीं होगा, ये कन्वर्जन नहीं होगी और आयरन कभी भी इस फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं होता, तो जो आयरन है इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी ड्यू टू डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन। आयरन की डेफिशिएंसी से माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। उसके बाद है क्रोनिक डिजीज़ प्रिवेंशन। असल में जो हमारे पास विटामिन ई है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, बीटा कैरोटीन्स जो होता है ये प्लांट में जो विटामिन ए होता है ना, ये भी फैट सोल्यूबल विटामिन है, वो बीटा कैरोटीन की फॉर्म में होता है। बीटा कैरोटीन असल में ये होता है कि विटामिन ए दो विटामिन ए के मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं तो बनता है बीटा कैरोटीन। प्लांट में ये इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। विटामिन ई हो गया, बीटा कैरोटीन हो गया, और उसके बाद विटामिन सी। ये तीनों जो विटामिन है ये ऐड करते हैं एज एंटीऑक्सीडेंट। अब वो पर्सन जो इन विटामिन्स को डाइट में ज़्यादा लेता है उसको कभी भी कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर वगैरह, तो उस बहुत कम चांसेस होते हैं तो उसको ये डिजीज़ हों। लेकिन क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हुए हैं कि एक पर्सन है वो सफ़र कर रहा है CVD से या कैंसर से, तो अगर वो इन सब्सटेंस को अपनी डाइट में ज़्यादा ले तो इन डिजीज़ की जो सिवियरिटी है उससे कम नहीं होती, मतलब ट्रीटमेंट नहीं होती। लेकिन अगर पर्सन डिजीज़ होने से पहले अगर ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है तो बहुत कम चांसेस कि उसको CVD हो या कैंसर हो।